हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल संकल्प ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, हम कल बात किए थे लाइट के बारे में, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स के बारे में, कंसेप्ट के बारे में। मैंने कल आपको 25 क्वेश्चन करवाया था। अगर आपको याद हो, अगर नहीं पता है आपको तो हमने कल क्या करवाया था, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उसको ओपन करके देख लीजिएगा। मैं कल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2025 के लिए फिजिक्स का 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आज उसी का सेकेंड पार्ट में बना रहा हूं। उसी के आगे अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन करके जाना। इन्हीं में से जो क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे लाइट चैप्टर के, वो इन्हीं में से होंगे या इन्हीं के जैसे केवल वैल्यू चेंज किया रहेगा। ठीक है, तो इस बात को हल्के में ना लो, ध्यान से चीजों को समझो। जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से आने वाला है। कुछ क्वेश्चन तो इसी में से डिक्टो आ जाएंगे, इसलिए ध्यान दो और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको बेसिक क्वेश्चन 21 मतलब 1 मार्क्स लिखा है या क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन नंबर 26 है, क्योंकि मैं कल क्वेश्चन जो है 25 तक करवा दिया था। 25 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 है। समझा? आओ देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपकी ये बात समझ में आता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको टाइम देता हूं, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो करिए इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। देखा क्या है, देखा कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। पहली बात, इमेज किससे फॉर्म हो रहा है? एक मिरर से फॉर्म हो रहा है। लिखा है ना, देखो ध्यान दो। द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज तो हर मिरर में फॉर्म होता है, लेकिन रियल और इन्वर्टेड पे जोर दो। रियल और इन्वर्टेड, तो किस मिरर में रियल और इन्वर्टेड बनता है? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है, जब हम इसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है। यहां बनेगा, यहां बनेगा, कहाँ यही मतलब कहीं भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज बनता है वो किस में बनता है? कॉनकेव मिरर में। किसमें बनता है? कॉनकेव मिरर में। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ते हैं। ये तो कंफर्म है, कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। एंड इज मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन -1 दिया है, जो गिवन उसे लिख लेते हैं। गिवन का है मैग्निफिकेशन -1 दे दिया है। और एक बात जान लो, एक बात जान लो, ठीक है। जो मैग्निफिकेशन होता है, ये देखो कुछ की पॉइंट है जो तुम्हें जानना चाहिए। मैं यहां बता दे रहा हूं, कुछ की पॉइंट है जो तुम्हें जानना चाहिए। की पॉइंट देखो, जो मैग्निफिकेशन का अगर मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ा बनता है। हेलो, इमेज क्या बनता है? लार्जर बनता है। नहीं पता तो जान लो। अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है 1 के बराबर होती है, ठीक है। देखो मैंने मॉड में लिया है, चाहे निगेटिव होगा तब भी मॉड के बाहर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तब भी मॉड के बाहर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हम एम की वैल्यू देखेंगे। अगर एम की वैल्यू, मॉडुलस एम की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है तो इमेज बड़ा बन रहा होगा। 1 के बराबर तो इमेज का साइज इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के साइज के। इमेज जो है इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के। ये बात समझ में आ रहा है? अगर एम की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी तो इमेज कैसा बन रहा होगा? स्मॉल बन रहा होगा। ये हर एक मिरर के लिए है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ये की पॉइंट है, जिसे आप जरूर से याद रखेंगे, दिमाग में से बैठा लेंगे, इसे नोट पे नोट कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों केस बात समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक मिरर है जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। पहली बात, रियल इन्वर्टेड किससे बनता है? कॉनकेव मिरर में। मिरर कंफर्म हुआ कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और कह रहा है उसका मैग्निफिकेशन जो है -1 है। मैग्निफिकेशन -1 है, मतलब मॉड एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मॉड लगाने से बस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब कि जो इमेज बना रहा होगा इक्वल साइज बना होगा। जो इमेज बनेगा, जो इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये बात समझ में आता है? मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है, मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर है, इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो इक्वल होगा किसके साइज के? ऑब्जेक्ट के साइज के। किसके साइज के? ऑब्जेक्ट के। तो ये जो केस दिया है इसे मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो इक्वल हो किसके? ऑब्जेक्ट के साइज के। बात समझ में आया? अब अगर हम तुमसे नॉर्मली पूछें, ये कंडीशन कहाँ होता है? ये कॉनकेव मिरर में कहाँ पे कौन सा केस होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? बराबर होता है। तो ध्यान से अगर तुम पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को
जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो इसका जो इमेज बनता है, इमेज अगर तुमको बनाना चाहूं, बना के दिखाऊं, तो कुछ ऐसा इमेज दिखेगा। जो रेज पैरेलल जाती है वो फोकस से निकल जाती है, और जो रेज पोल से जाती है वो सेम एंगल बना करके यहाँ चली जाती है। देखो यहाँ कट किया है, एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, ठीक है। तुम स्केल से बनाओगे तुम्हारा एकदम सही बनेगा। देखो ये क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ठीक है। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब इक्वल होता है, कब इक्वल होता है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, सेम साइज का बनता है, ठीक है, ठीक है। ये बात उन्हें पता होना चाहिए। जो रेस पैरेलल जाती है, ठीक है, तो फोकस से पास होती है, ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। और जो रेज पोल से जाती है वो सेम एंगल बना करके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। बात समझ में आ रहा है, तो तुम्हें दिख पा रहा है कि इमेज कहाँ बन रहा है, सी पे रखा गया है ऑब्जेक्ट को, इमेज सी पे ही बना है। जब कभी मैग्निफिकेशन 1 होगा, मैग्निफिकेशन 1 होगा मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आता है। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहां तक बात हमने समझ लिया। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, इमेज 40 सेंटीमीटर पे है, मतलब ये जो इमेज का डिस्टेंस है कितना दे दिया है, इमेज डिस्टेंस ये कितना दे दिया है, 40 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस है, मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस है। तो हम लोग इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मतलब हमको वी दिया है, वी कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रहा है। चूंकि ये कॉन्केव मिरर का है तो सब इधर ही होता है, जिसको निगेटिव ले लेंगे, साइन कन्वेंशन नेगेटिव ले लेंगे, करा है। फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज कितना बन रहा है, 40 सेंटीमीटर पे। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा। कॉमन सेंस बात, उसने पहले क्लू दे दिया है कि मैग्निफिकेशन क्या है, 1 है, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। इसका मतलब कि अगर साइज सेम है तो इमेज अगर बन रहा है 40 पे, तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा गया होगा, 40 पे रखा गया होगा। क्योंकि अगर इमेज सी पे बन रहा है तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा गया होगा, सी पे रखा गया होगा। ये बात समझ में आता है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40, सेम हो जाएगा, सेम। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया होगा वहां ही इमेज बन रहा होगा, इक्वल साइज का बन रहा होगा। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होगा। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। अगर इमेज का डिस्टेंस है 40 तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी तो 40 ही होगा। वो हो गया पहला केस कंप्लीट, ठीक है। वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब ये केस समझना, यहां से केस समझना, यहां से, ठीक है। तुमने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि वेयर वुड द इमेज बी, मतलब इमेज कहां होगा, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दूं। ये केस सेकेंड है बबुआ, जो केस सेकेंड दिया उसके बारे में बात चल रही है, तो ध्यान देना केस सेकेंड के बारे में। हमेशा डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल डायग्राम बना के सोचा करो, तो तुमसे बड़े आराम से हो जाएगा। ये देखो पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी तक ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, 40 पे था, कहाँ पे था, 40 पे था। बात समझ में रहा हो, बात समझ रहा हो। अगर तुमसे मैं पूछूं कि अगर ये 40 सेंटीमीटर है सी का डिस्टेंस, तो एफ का डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है। ये एफ का डिस्टेंस कितना होगा, बता सकते हो, 20 होगा। एकदम सही बात है, कितना होगा, 20, मतलब फोकल लेंथ कितना है, 20 है, ठीक है। अगर अलग बात है ये माइनस का रहेगा, और यू कितना है, 40 है, माइनस का। ये पहला केस है जब कोई चेंजमेंट नहीं किया गया था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर वुड बी द इमेज बी, करा कि इमेज कहां होगा, मतलब बी पूछ रहा तुमसे इमेज कहां बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज को बी से दिखाते हैं, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर ले जाए। अच्छा, अगर ये 40 पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 40 पे है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 20 पे ले जाऊंगा, 20 पे, तो ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाएगा, देखो अगर 20 कम करूंगा तो ये 20 पे आ जाएगा ना, मतलब फोकस पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कहां पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फोकस पे। तो सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट कहां, फोकस पे। तुम्हें पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसका इमेज कहां बनता है, इनफाइनाइट बनता है। अगर ये डायग्राम बना के दिखाऊं तो तुम ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। ये पोल है, ये फोकस है,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बात समझ रहे हो? अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा, पहले ये 40 पे था, 20 सेंटीमीटर मूव कर गया मिरर की तरफ, मतलब 20 सेंटीमीटर जब ले जाऊंगा तो किस पे आ जाएगा? 50 से 20 निकालोगे तो 20 बचेगा, 20 पे आ जाएगा, मतलब फोकस पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका इमेज कैसे बनता है देखो, जो पैरेलल जाता है वो सीधा निकल जाता है, जो पोल से जाता है वो सेम एंगल में आके निकल, देखो ये इधर बढ़ेगा इधर, तो अगर हम इधर बढ़ाते जाएंगे इसको ना तो इमेज कहाँ बनने वाला है? इन्फिनिटी बनेगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी पे। लिखेंगे लिखेंगे इमेज इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। दूसरा केस समझ में आया? ये पहला केस के लिए कहानी था, ये दूसरा केस के लिए कहानी था। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द रीजन एंड आल्सो ड्रा द रे डायग्राम। हमने रीजन बता दिया, हमने रीजन ये बता दिया कि मैग्निफिकेशन 1 है पहले वाले का। अगर मैग्नीफिकेशन 1 है इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज इक्वल रहा होगा। साइज इक्वल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया हो। तो हमने बता दिया, ठीक है। इसने बोला है कि इमेज का डिस्टेंस कितना है? 40। इसका मतलब 40 अगर ये होगा u और v अगर 40 होगा तो u भी 40 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और साइज और इमेज का साइज बराबर है। ये हमने पहला निकाल लिया था। थोड़ा डायग्राम बनाओ, डायग्राम भी बना दिया है। ठीक, पूरी बातें हमने यहाँ बता दिया है, हमने पूरी बातें यहाँ बता दिया है। ये बात समझ रहे हो? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है? फॉर द न्यू पोजिशन द ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। और न्यू पोजीशन के लिए भी देखो, न्यू पोजीशन ये है। केस सेकंड क्या है? न्यू पोजीशन वाला डायग्राम है। जो ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर हमने खिसका दिया। बात समझ में आ रहा है? इसे नोट कर लो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आशा करते तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा है, ये बोर्ड वाले का फेवरेट ही है, ऐसा मान लो। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना, इसको लगा के जाना जरूर से। अगर बोर्ड में आ जाएगा तो खुश हो जाना कि संदीप सर लगवाए थे, हमें आ गया। तो ध्यान दो, लिखा क्या है? सुधा फाइंड आउट दैट द शार्प इमेज ऑफ द विंडो पेन ऑफ हर साइंस लेबोरेटरी इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, इतनी बात पे फुल स्टॉप, रुक गया। दोबारा पढ़ते इस बात को। देखा, सुधा फाइंड आउट दैट द शार्प इमेज ऑफ द विंडो पेन। ठीक है, विंडो पेन का शार्प इमेज पाते, मतलब विंडो का शार्प इमेज पा रही है ऑफ हर साइंस लेबोरेटरी। मान लेते हैं कि उसका ये साइंस लेबोरेटरी है, किसका? सुधा का। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे उसका विंडो है। विंडो भाई तो रूम के किनारे पे ही होगा कहीं, ये मान लेते हैं विंडो है। ठीक है, ये विंडो है। अच्छा, तरह की सुधा जो है विंडो का इमेज पाती है। लिखा लिखा ना, सुधा फाइंड आउट द शार्प इमेज ऑफ विंडो। किसका इमेज पाती है? विंडो का शार्प इमेज मिलता है कहाँ पे? साइंस लेबोरेटरी में। इज फाउंड इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और वो इमेज कहाँ मिल रहा है? इमेज कहाँ मिल रहा है? लेंस से 50 सेंटीमीटर पे। मान लेते हैं यहाँ पे लेंस रखा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे लेंस रखा होगा, तो इसका इमेज यहाँ मिल रहा है 15 सेंटीमीटर पे। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इमेज कहाँ मिल रहा है? 15 सेंटीमीटर पे। कहाँ मिल रहा है? 15 सेंटीमीटर पे। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? सुधा जो है साइंस लैब में थी, इसके विंडो का जो इमेज दिख रहा है लेंस में, वो 15 सेंटीमीटर दूर दिख रहा है, ऐसा बोला है। लिखा है ना, फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 15 सेंटीमीटर पे इमेज दिख रहा है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो भाई उल्टा ही बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड रियल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर देखो इसने वर्चुअल की बात नहीं की तो रियल इमेज लेके चलेंगे आगे। सी नाउ ट्राई टू फोकस बिल्डिंग विजिबल टू हर। अब वो क्या करना चाह रही है? बिल्डिंग को देखना चाह रही है। अभी तक विंडो को देख रही थी, उसका इमेज 15 सेंटीमीटर बन रहा था। कहां बन रहा था? 15 सेंटीमीटर पे। अब वो क्या देखना चाह रही है? बिल्डिंग को। ध्यान से देखो, नाउ सी ट्राई टू फोकस बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड द विंडो। वो एक बिल्डिंग को देखना चाह रही है जो विंडो के आउटसाइड है। मान लेते बिल्डिंग यहाँ पे है, बिल्डिंग रहा भाई तो थोड़ा दूर ही रहेगा घर द्वार से। ये बिल्डिंग है, ये क्या है? बिल्डिंग है। बिल्डिंग का इमेज वो देखना चाह रही है। इंस्टेड ऑफ द विंडो पेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस। बिना
लेंस को डिस्टर्ब किए, बिना लेंस को डिस्टर्ब किए वो बिल्डिंग का, जो विंडो से बाहर एक बिल्डिंग है उसका इमेज देखना चाह रही है। ठीक है, उसका इमेज देखना चाह रही है। आगे, इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कि अभी तक सुधा जो है अपने विंडो का इमेज देख रही थी जो 15 सेंटीमीटर बन रहा था। ये बात क्लियर है? यहां तक एकदम कोई दिक्कत? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब क्या बोल रहा है? अब वो विंडो से बाहर एक बिल्डिंग है, उसका इमेज देखना चाह रहे हैं स्क्रीन पे। अच्छा देखो, जहां पे इमेज बनता है वही इमेज कहाँ बनता है? स्क्रीन पे बनता है। इमेज कहाँ बनता है? स्क्रीन पे। अगर ये पहले जो इमेज बन रहा होगा, अगर 15 सेंटीमीटर बन रहा है, 15 सेंटीमीटर बन रहा है, तो 15 सेंटीमीटर पे स्क्रीन रखा गया होगा। स्क्रीन कहाँ रखा होगा? 15 सेंटीमीटर। ये देखो, ये इमेज बन रहा है। इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनता है। ये क्या है? स्क्रीन है। क्या है ये? स्क्रीन है। अब करा कि अब वो बिल्डिंग का इमेज देखना अगर चाह रही है स्क्रीन पे ही, तो स्क्रीन को किधर मूव करना पड़ेगा? लिखा है ना कि, ध्यान देना, यहां से कहाँ कहाँ गया है? यहाँ पे, नाउ शी ट्राई टू फोकस द बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड द विंडो। जो आउटसाइड की विंडो बिल्डिंग है, इंस्टेड ऑफ विंडो, विंडो के जगह वो बिल्डिंग को देखना चाह रही है, विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस, बिना लेंस को डिस्टर्ब किए। इन विच डायरेक्शन विल सी मूव द स्क्रीन, वो स्क्रीन को किस डायरेक्शन मूव करेगी? लेंस की तरफ या लेंस से दूर? ठीक है, टू ऑब्टेन शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का इमेज बनाने के लिए। कॉमन सेंस से बात है। अगर तुमको इमेज फॉर्मेशन क्लियर है तो एक बात देखो, एक बात देखो, पहले क्या था? ये मान लेते फोकस है, ये मान लेते सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी ये लेंस है ना। तो ये देखो लेंस है, ठीक है, ये देखो फोकस उसका, ये इसका ट्वाइस ऑफ फोकस है। तुम्हें ये बात पता है? ये सेकेंड फोकस है, ये ट्वाइस ऑफ फोकस है। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट पहले पास में था, सुनना ध्यान से, ऑब्जेक्ट पहले पास में था। देखो एक बात समझो, हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाएंगे ना, वैसे वैसे इमेज में पास होता चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? देखो, जब हमने इनके बीच में रखा तो इमेज देखो पीछे बनता है, बड़ा बनता है, वर्चुअल बनता है। एप पर रखते हैं तो इन्फानाइट बनता है। इनके बीच में रखते हैं तो, इनके बीच में रखते हो तो सी के पीछे, मतलब 2f के पीछे बनता है। 2f पर रखते हैं तो 2f पे बनता है। 2f के पीछे रखते हैं तो देखो इनके बीच में बनता है। इन्फानाइट रखेंगे तो फोकस बनेगा। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझो, जैसे जैसे हम लेंस से पीछे चलते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, वैसे वैसे इमेज पास आता जाता है। तो वैसे ही अभी मैं विंडो देख रहा था तो स्क्रीन पे इमेज मिल जा रहा था, लेकिन अगर मैं बिल्डिंग का इमेज पाना चाहता हूं तो बिल्डिंग का इमेज पहले बनेगा। इमेज पहले पाने के लिए स्क्रीन को कहाँ लाना पड़ेगा? स्क्रीन को थोड़ा खिसकाना पड़ेगा टुवर्ड्स द लेंस, लेंस की तरफ स्क्रीन को खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर गया। अब बिल्डिंग थोड़ा दूर है तो इमेज पहले बनेगा। ऑब्जेक्ट दूर ले जाएंगे तो इमेज पास आता जाता है। ये बात समझ रहे हो? तो हमसे पूछा है यही कि इन विच डायरेक्शन सी मूव द स्क्रीन, स्क्रीन को किस डायरेक्शन मूव करेगी? तो टुवर्ड्स द लेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी मूव्स, सी मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स द लेंस, टुवर्ड्स द लेंस। ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ ना? ठीक है, आगे, आगे क्या पूछा है? व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस का अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कितना हो सकता है? क्योंकि आपको डेटा तो दिया नहीं है, लेकिन एक बात समझो, एक बात समझो, ये वाला लेंस है, ये लेंस है। देखो लेंस के कंपेयर में लेंस बहुत छोटा है, और बिल्डिंग तो दूर ही होगा। बिल्डिंग दूर होगा मतलब एक तरह से ये इन्फिनाइट टाइप में है। बिल्डिंग दूर है मतलब वो एक तरह से इन्फिनाइट जैसा बिहेव करेगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग डिस्टेंस कैसा बिहेव करेगा? इन्फिनाइट जैसा। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट रखते हो तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस बनता है। कहाँ बनता है? फोकस बनता है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर अगर तुम ध्यान दोगे तो जो फोकस होगा हमारा, जो फोकस होगा वो 15 से तो कम होगा, क्योंकि जब विंडो का इमेज बन रहा था तो 15 बन रहा था, और जब बिल्डिंग का इमेज बना तो 15 से कम डिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर है तो स्क्रीन को हमने पास लाया। तो वो जो भी फोकल लेंथ इसका रहा होगा वो 15 तो नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने स्क्रीन को थोड़ा सा पहले ला दिया। इसका इमेज बनाने के लिए स्क्रीन थोड़ा पहले ला दिया। तो करा कि अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ क्या होगा? तो लिख देंगे जो फोकल लेंथ होगा अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट जो होगा, अप्रोक्सीमेट जो फोकल लेंथ होगा हमारा, वो लेस देन 15 होगा, 15 से तो कम होगा, 15 सेंटीमीटर से तो कम होगा। बात समझ में आ रहा है? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल आंसर भी है।
इसे आप ध्यान से समझे, हमने वीडियो में क्या बताया हुआ है। मेरी बातों जब आप ध्यान से समझेंगे, आपकी ये बातें समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से करने का ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और खुद से करने का ट्राई करिए। रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिलेटेड। मतलब लेंस का पावर और फोकल लेंथ कैसे रिलेटेड है। तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं सिंस जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ के, ये बात पता है। हम डेफिनेशन जानते हैं ना, पावर इज डिफाइंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये बात पता है तुमको। ये बात हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। हाँ, ये अलग बात है, फोकस किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो, नहीं पता तो जान लो। तो कहा कि पावर और फोकल लेंथ कैसे रिलेटेड है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका आंसर क्या है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। पहला आंसर कंप्लीट, पहला आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यू आर प्रोवाइडेड विद टू lenses of focal length 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहा कि आपको दो लेंस दिया गया है, ये नहीं बोला इसने कि कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ठीक है, बट कुछ नहीं दिया तो हम इसे पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। देखो केस फर्स्ट, हमें फोकल लेंथ कितना दे दिया गया, 20 सेंटीमीटर। अब केस सेकेंड ले लेते हैं, केस सेकेंड हमें फोकल लेंथ कितना मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर। देखो बोला है ना कि यू आर प्रोवाइडेड विद टू लेंसेस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, पहला 20 सेंटीमीटर, दूसरा 40 सेंटीमीटर। क्लियर है, विच लेंस विल यू ऑप्टेंड मोर कन्वर्जिंग लाइट। अच्छा, यहां देखो बोल दिया है कन्वर्जिंग लाइट कौन कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के पास जब लाइट पड़ती है तो उसे कन्वर्ज करने का काम करता है। तो ये बात पक्का हो गई, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये बात तो कंफर्म हो गया, कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉमन सेंस बात है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस भी पॉजिटिव होता है, पावर भी पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक, कन्वर्जिंग लेंस के पावर को पॉजिटिव लिया जाता है, फोकस भी पॉजिटिव लिया जाता है। हमने कल ये बात बताया था, नहीं पता तो जान लो। और डाइवर्जिंग लेंस का जो है फोकस भी निगेटिव लिया जाता है और पावर भी निगेटिव आता है। ये कहाँ पे लगता है, मायोपिया में। आप अगर पढ़े होंगे मायोपिया के बारे में, तो मायोपिया में जिनको मायोपिया होता है, जिनको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, जिनको पीछे बेंच पे बैठे हैं तो बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है या 2 मीटर की बात की चीजें नहीं दिखाई दे रही है, उनका मायोपिया होता है। मायोपिया में कौन सा चश्मा लगता है, निगेटिव पावर चश्मा लगता है। कौन सा लेंस लगता है, कौन केव लेंस लगता है। समझ में आ रहा है बात। कन्वर्जिंग अगर लेंस है तो उसका पावर पॉजिटिव लिया जाता है, फोकस पॉजिटिव लिया जाता है। डाइवर्जिंग लेंस है तो फोकस नेगेटिव लिया जाता है, पावर भी नेगेटिव लिया जाता है। ये बात क्लियर हो पा रहा है। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, कह रहा है कि कौन सा पावर ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होना, पावर ज्यादा होना मतलब कौन कन्वर्जिंग ज्यादा करेगा, तो देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम जानते हैं सिंस पावर हमारा क्या होता है, 1/फोकल लेंथ होता है। तो 1/, देखो ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमको फोकस किसमें रखना है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, मीटर में। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 5 जा, 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5। ऐसे 5 जाएगा ऊपर तो कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर। तो पावर कितना हो गया पहले वाले का, 5 डायोप्टर। ये कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस का है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ आप देखते हैं फोकल लेंथ है सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज कर लो। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में होगा, ये कैंसिल होगा, ये 2/5 हो गया। समझा, ये क्या होगा, 2/5। तो पावर कितना होता है, 1/f होता है। ठीक है, तो 1/f मतलब क्या, 2/5। ये 5 जाएगा ऊपर तो 5/2 हो जाएगा, मतलब 2.5 डायोप्टर। ये भी प्लस का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पावर भी प्लस का है, फोकस भी प्लस का रहेगा, क्योंकि कन्वर्जिंग है। कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग है। खुद देख के बताओ, ये पावर ज्यादा है या ये पावर ज्यादा है। तो फर्स्ट केस का पावर ज्यादा है, फर्स्ट केस का पावर ज्यादा है, मतलब उसका पावर ज्यादा, मतलब वो लेंस ज्यादा कन्वर्जिंग होगा, वो लेंस ज्यादा कन्वर्जिंग होगा, मोर कन्वर्जिंग होगा, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है वो ज्यादा कन्वर्जेंट लाइट को करेगा। बात समझ में आ रहा है, आशा करते हैं यह बात आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो, पढ़ो, खुद से करने ट्राई करो। ये सारे चुनिंदा क्वेश्चन है, मैंने छाट छाट के तुम्हारे लिए लाया है, ठीक है। अगर तुम इस क्वेश्चन कर लेते हो, पूरा क्वेश्चन लगा लेते हो अपने खुद से, वीडियो को पॉज कर करके खुद से लगा लो, जब डाउट हो तब वीडियो देखो, तुम कम महारत हासिल कर लोगे इसमें। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। देखो ये कैंडल होता है, ठीक है, और ये उसका फ्लेम है, जो ये जलता है इसका फ्लेम, इसको फ्लेम बोलते हैं, कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम हमारा एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कैंडल फ्लेम यही है, ये क्या है, कैंडल फ्लेम है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, ये कैंडल फ्लेम है। तो क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस। तो ये लेंस है, मुझे नहीं पता कि कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस, अभी क्लियर नहीं हुआ है। कैंडल फ्लेम का इमेज फॉर्म हो रहा है, फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदर साइड, लेंस का अदर साइड। तो देखो इस लेंस में जो ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, इमेज भी इधर बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है। इस लेंस में ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं तो इमेज इधर बनता है, तो अदर साइड बन रहा है, मतलब कौन सा लेंस रहा होगा, कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा। कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसा रहेगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। मतलब हमको वो क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना ध्यान से, तुम्हें समझ में ये बात पता चल जाएगा किसकी बातें कर रहा है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की, कॉनकेव मिरर की या कॉन्वेक्स मिरर की। समझना जरूरी है, समझना इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। इसलिए जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स का, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, और डायग्राम बना करके आंसर करने की ट्राई करो। जब डायग्राम बना के सोचोगे तो तुम कभी गलत नहीं सोच सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। करा कि कैंडल फ्लेम है, ये कैंडल फ्लेम है, कैंडल फ्लेम में ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। करा कि लिखा है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, जो कैंडल फ्लेम का इमेज बन रहा है एक लेंस के द्वारा स्क्रीन पे जो ऑब्टेंड हो रहा है, वो अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के अदर साइड, मान लेते हैं यहाँ पे कैंडल फ्लेम है तो उसका इमेज यहाँ बन रहा है। उसका इमेज कहाँ बन रहा है, उसका इमेज ये इमेज है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये स्क्रीन पे इमेज बन रहा है। इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनता है, रियल इमेज हमेशा कहाँ बनता है, स्क्रीन पे। ये देखो इमेज है, बात समझ में आ रहा है, ये इमेज है, दिख रहा होगा आपको। आगे, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, जो इमेज है, देखो ऑब्जेक्ट के साइज को हम H1 बोलते हैं, इमेज के साइज को हम क्या बोलते हैं, इमेज के साइज को क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H2। तो ये बोला है कि जो इमेज है हमारा वो 3 times है ऑब्जेक्ट के। बोला है देखो, इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ फ्लेम, फ्लेम मतलब ऑब्जेक्ट, फ्लेम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इमेज जो है, जो इमेज है वो 3 times ऑब्जेक्ट का, इसका क्या मतलब है, H2, H1 को नीचे बुला लेंगे, तो कितना है, 3 दिया है, मतलब H2/H1 क्या होता है, M3 दिया है। यहां पर कभी बात की जाए कि इमेज जो है इतना साइज का है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब मैग्निफिकेशन दिया जाता है, ये इन डायरेक्ट में मैग्निफिकेशन दे दिया। ये बात समझ रहे हो बात को, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट परेशानी। अच्छा, चूंकि इमेज इन्वर्टेड है, क्योंकि उस साइड बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव लिया जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या लिया जाएगा, निगेटिव, तो एम हमारा निगेटिव रहेगा। क्लियर है बात, ये दिया है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, बात करते हैं आगे की। एंड बोला है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर। लेंस और इमेज का बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है। कितना है, 80 सेंटीमीटर। एक बात और देखो, ये बड़ा दिख नहीं रहा, इसको बड़ा थोड़ा दिखा दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 3 times बड़ा है ना। क्वेश्चन क्या बोला कि जो इमेज है वो 3 times बड़ा है, 3 गुना है। तो इमेज ये दिखा देते, ये इमेज थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इससे ऑब्जेक्ट से इमेज थोड़ा बड़ा दिख रहा है। बात समझ में आ रही है, यहाँ बोला था ना कि इमेज क्या 3 times बड़ा है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो, कहा क्वेश्चन पे आते हैं ध्यान से। कह रहा है कि हमसे हमसे कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज 80 सेंटीमीटर। लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। मतलब वी दिया हमको, हमें वी दे दिया है, ये सब गिवन में है, ये सब क्या है, गिवन में है। वी दे दिया है, वी कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। चूंकि 88 नहीं, 80 सेंटीमीटर। चूंकि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में केवल यू निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है, तो वी को पॉजिटिव लिया जाएगा। तुम चाहे पॉजिटिव ऐसे लिखो या मत लिखो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इन्वर्टेड है तो एम तो निगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे क्लियर है, आगे चलते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। करा है कि
लेंस से कैंडल कितने दूर पे रखा गया है, मतलब हमसे ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब यू पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? यू पूछ रहा है हमसे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बहुत सिंपल है, लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। एकदम सिंपल है। तो देखो, हम जानते हैं सिंस हमें ये बात पता है, एम जो हमारा होता है लेंस के केस में, वो h2/h1 होता है। लेंस के केस में भी होता है और मिरर के केस में भी होता है। और ये आल्सो इक्वल होता है v/u के। ये बात समझ में आता है तुमको? m जो होता है h2/h1 पे v/u होता है। h2 की वैल्यू कितनी है? h2 की वैल्यू कितनी है देखो, ध्यान दो। या h2 h1 छोड़ो, हम डायरेक्ट m की वैल्यू v/u बोल सकते हैं ना। हम m की वैल्यू डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? v/u लेंस के केस में। m हमें कितना दिया था? -3। m कितना दिया है? -3 इक्वल टू v कितना है? v देखो 80 दिया है, v 80 यहाँ रख दिया हमने। समझ में आ रहा है? अपॉन यू, अपॉन यू। तो तुम ध्यान दो, यहां से अगर यू निकालना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 3u कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यू कितना आ जाएगा? 80 अपॉन -80/3। हमने माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो कितना आ जाएगा? इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यू की वैल्यू हमारा निकल गया। यू कितना है? 80/3। तुम काटोगे तो अगर इसको रेशो में देखना चाहते हो, बोर्ड पे दिख रहा है ये बात? दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर तुम काटोगे तो देखो, 3 से काटोगे तो 3 2 जा 6, 20 हो गया। 3 5 जा 15, 3 3 6 जा 30। इतना का लगभग आएगा, 25.6 सेंटीमीटर का लगभग आएगा। ठीक है, और निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। निगेटिव बस ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट लेंस के इधर रखा गया है, लेफ्ट साइड में रखा गया है। ये बात समझ में सबको आ रहा होगा। तो हमने ये पता कर लिया कि कहाँ पर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को। -80/3 पे रखा जाएगा या 25.6 पे रखा जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे कहाँ चला जाए? सही काटा है ना? 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और हो गया 20, 3 बचे 15, 3 छक्के 18। यहाँ 6 होना चाहिए था। 20 है ना, 3 छक्के 18 होना चाहिए था। ठीक है, 3 छक्के 18, 2 बज गया 20, 3 छक्के 6 6 ऐसे रहेगा। 26.66 रहेगा। थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है। कितना रहेगा? यू कितना हो जाएगा? 26.66 या 67 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? ये तो कैलकुलेशन कर लेना, मेन यहाँ कहानी ये माइनस में रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये हमारा हो गया। आगे देखा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। जो कि देखो इमेज कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होता है। तो लिख देंगे कि जो इमेज है, लिखेंगे इमेज इज, ऐसे नेचर हेडिंग डाल देना, नेचर हेडिंग डाल के लिखना, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, बड़ा बनेगा। मैग्नीफाइड, चूंकि मैग्नीफाइड ये पहले से बोला ही है, इसलिए मैग्नीफाइड को नहीं लिखा। बट इमेज कैसा बना होगा? रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। समझा? एट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर एट द लेंस, वही सेम कहानी है, सेम कहानी। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस। ये क्या दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है क्या? पहले यहां तक तो हमने कर लिया है, ये तो हमने आंसर निकाल लिया है। अब ये क्या पूछा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, देखो इमेज बोल रहा है, इमेज तो 80 सेंटीमीटर यही है ना। कह रहा था नेचर ऑफ इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। उस इमेज का नेचर कैसा होगा जो 80 सेंटीमीटर पे है लेंस से। तो सेम कहानी है ना, इसी के बारे में बात चल रहा है। तो लेंस का नेचर कैसा होगा, और सॉरी इमेज का नेचर कैसा होगा जो लेंस से 80 सेंटीमीटर वाली इमेज है ऑब्जेक्ट का। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड तो दिया था हमने, इन्वर्टेड से ये पता कर लिया। ये मतलब इन्वर्टेड, या ये कहो कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, या लेंस का उस साइड बन रहा, तो हमने ये पता किया उस साइड हमेशा क्या बनता है? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बन रहा है। उस साइड तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही बनता है। तो इमेज का नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है बात? इसे भी छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है, ध्यान से पढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन पी वाई क्यूज हैं। ठीक है, यहाँ कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2019 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, 25 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। समझा? तो ये सारे क्वेश्चन जो है पी वाई क्यू ही लिया गया है। हमने वो सारे अच्छे अच्छे पी वाई क्यू उठाया है जो बहुत बार रिपीट किया हुआ है, और इंपॉर्टेंट भी है, कंसेप्चुअल भी है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए फिर सॉल्व करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन,
द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखो करा कि द साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज की बात किया, मतलब S2 की बात किया है, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई अ मिरर, किसकी बात करा, मिरर की। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो कॉन्केव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। आगे, हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये होगा तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव ले लिया जाएगा, अगर ये होगा तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लिया जाएगा। ये बात समझ रहे हो। अभी कंफर्म नहीं हुआ कौन सा लेंस और कौन सा मिरर है। आगे, ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज। कह रहा है कि जो साइज ऑफ इमेज है किसी मिरर से बन रहा है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, वो रिड्यूस हो जा रहा है। कितना, 1/3 ऑफ इट्स साइज, अपने साइज का 1/3 हो जा रहा है। मतलब जो साइज ऑफ इमेज होगा 1/3 है अपने साइज का, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। ये दिया है, ये दिया है। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, पढ़ करके तुम्हें समझ में आएगा। ठीक, कह रहा है द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज है, ठीक है, बाई द मिरर, किसी मिरर से जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। किसी इमेज का जो साइज है किसी मिरर से जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस्ड बाई 1/3 ऑफ साइज। जो इमेज है, जो इमेज है वो 1/3 हो जा रहा है ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 क्या हो रहा है, इमेज, मतलब इमेज छोटा बन रहा है। इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। इसको ध्यान से देखो तो H1 को नीचे बुलाओगे तो एक्चुअल में ये H2/H1 दिया है। कितना दिया है, 1/3 दिया है। मतलब ये m दिया है, कितना दिया है, 1/3। इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, तब तक नहीं लेंगे जब तक मिरर कंफर्म नहीं हो जाएगा कि ये कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स है। कॉनकेव होगा तो m नेगेटिव ले लिया जाएगा, कॉन्वेक्स होगा तो m पॉजिटिव ले लिया जाएगा। कॉनकेव में m केवल पॉजिटिव तब होता है, कॉनकेव में m पॉजिटिव तब होता है जब स्पेशल केस होता है, जब ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट बड़ा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। उस केस में अभी कुछ बोला नहीं तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मिरर कंफर्म नहीं किया तो हम उसे कंसिडर, इस स्पेशल केस को कंसिडर नहीं करेंगे। हमेशा मान के अभी फिलहाल में चल रहे हैं कि मिरर कोई भी हो सकता है, क्योंकि अभी कंफर्मेशन तो दिया नहीं है। बस बोल रहा है, बस बोल रहा क्या रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो 1/3 बन रहा है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का साइज का, मतलब इमेज छोटा बन रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन दे दिया 1/3। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। आगे, आगे, at what distance the object has been placed, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा फ्रॉम द मिरर, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ के ये बात समझ में आया होगा, कहीं भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र नहीं है और कुछ ऐसा क्लू भी नहीं दिया है। मतलब दोनों केस लेके चलेंगे, हम दोनों केस लेके चलेंगे, तो लेते हैं दोनों केस, ठीक है। इसलिए मैं बोला ना, मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट कौन सा केस है, कॉनकेव मिरर ले लिया। अब तुम सोचो कॉनकेव मिरर में छोटा इमेज कब बनता है, छोटा इमेज कब बनता है, तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं पोल और फोकस के बीच में तो इमेज यहाँ बनता है, बड़ा बनता है, ये तो हो नहीं सकता। जब फोकस पर रखते हैं तो इन्फिनाइट बनता है, बहुत बड़ा बनता है, ये भी हो नहीं सकता। जब सी एस के बीच में रखते हैं तो सी के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। जब सी पर रखते हैं तो सी पे बनता है, इक्वल बनता है। जब सी के पीछे रखते हैं तो सी एफ के पीछे बीच बनता है, छोटा बनता है। मतलब ये केस हो सकता है, समझा। अगर अगर कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा, सॉरी कॉनकेव मिरर रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, अगर तुम समझ पा रहे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, वो रखा गया होगा सी के पीछे। देखिए सी के पीछे इकलौता ऐसा कंडीशन है जहां पे इमेज क्या बनता है, छोटा बनता है। जहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा गया होगा, इसका इमेज छोटा बनेगा और सी एफ के बीच बनेगा। ये पहला केस है। जब अगर हम कौन से मिरर यूज किए होंगे, क्योंकि कहीं दिया तो है नहीं, बट बोल रहा है कि इमेज छोटा बन रहा है, इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो अगर कॉनकेव मिरर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, सी के पीछे। ये पहला केस हो गया, ठीक है। और वही अगर कॉन्वेक्स रहा होगा, वही अगर कॉन्वेक्स रहा होगा, कौन रहा होगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि मिरर कंफर्म नहीं है इसलिए हमको दोनों केस लेना पड़ेगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा तो ध्यान दो, ध्यान दो, एकदम आराम से समझना चीजों को। कॉन्वेक्स से देखो पोल और इन्फिनाइट के बीच में आप कहीं भी रखिए ऑब्जेक्ट को,
उसका इमेज जो है हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो कॉन्वेक्स का केस क्या हो सकता है? बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, ठीक है। और कॉनकेव के केस में क्या हो सकता है? कॉनकेव केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाएगा? बियॉन्ड सी। कहाँ प्लेस किया जाएगा? बियॉन्ड सी। ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, हमें पूछना है ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाएगा मिरर से। तो इसका आंसर है सी के पीछे। कौन इसमें क्या नाम इसका है? कॉनकेव मिरर में सी के पीछे, और कॉन्वेक्स मिरर में इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रखा जा सकता है, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसने बोला है कि एट व्हाट डिस्टेंस, अगर कोई डिस्टेंस जानना भी चाह रहा है, तो डिस्टेंस होगा क्या? अभी तो डायग्राम ने बना दिया, डायग्राम से बता दिया, लेकिन वो एग्जैक्ट डिस्टेंस जानना चाहते हैं सेंटीमीटर में कि कितना सेंटीमीटर बनेगा, उसको भी निकाला जा सकता है। कैसे? ध्यान देना, ध्यान देना। देखो हमको फोकल लेंथ दिया, फोकल लेंथ दिया है, इसका फोकल लेंथ कितना है? अगर ये कौन सा मिरर है, अगर ये कौन सा मिरर होता, कॉनकेव मिरर होता, फोकल लेंथ कितना आता? निगेटिव आता, -20 आता। देखो -20 दिया है फोकल लेंथ। अगर कॉनकेव मिरर रहा होता तो -20 होता फोकल लेंथ। अगर कॉन्वेक्स रहा होता तो फोकल लेंथ कितना होता? 20। फिर कॉन्वेक्स से फोकल लेंथ इधर होता है, ये बात समझ रहे हो? फोकल लेंथ इधर होता है, इसका पॉजिटिव लिया जाता है। अच्छा, हमें एम पता है ना, एम कितना हमारे पास है? अगर कॉनकेव मिरर होता एम निगेटिव लेते हैं, एम क्या लेते हैं? निगेटिव। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और यहाँ पे इरेक्ट इमेज बन रहा है, मतलब एम क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तुम्हें एम पता है, तुम्हें एफ पता है, तो तुम यू निकाल सकते हो। कैसे? कैसे? ध्यान देना, ध्यान देना। एम को हम क्या लिख सकते हैं? वी बाई यू लिख सकते हैं। एम क्या लिख सकते हैं? वी बाई यू। अरे एम को वी बाई यू लिख सकते हैं ना, माइनस वी बाई यू, मिरर है तो माइनस वी बाई यू। एम का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू मिरर के लिए, और एम का एक और फॉर्मूला होता है साइज के फॉर्म में, H2/H1। लेकिन यहाँ पे हमसे डिस्टेंस के बारे में बात करा तो हम यू लगा रहे हैं, तो एम की जगह पे माइनस वी बाई यू रख सकते हैं, ये हो गया 1/3। बात समझ में आ रहा है? तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, पहले माइनस उधर भेज दिया, u मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का u/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का u/3। ये कोई दिक्कत यहाँ तक? यार कोई दिक्कत दिख रहा है सबको? अच्छा, आगे तो हम जानते हैं फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये होता है कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता? सबको पता होता है। अच्छा, तो 1/f कितना होगा? f कितना है? -20 रख दिया यहाँ पे, इक्वल टू 1/u को u रहने दो, प्लस v को क्या लिख सकते हैं? -u/3। तो हो जाएगा माइनस का v को लिख सकते हैं माइनस का u/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 जाएगा ऊपर, तो इसको 3/u लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस का 3/u। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, एलसीएम ले लेंगे। यू देखो, एक बार यू हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस माइनस -3। समझ रहे हो क्या बात को? इधर तो यही रहेगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? आगे कैलकुलेशन तो इधर इधर कर रहा हूँ, इसके बाद का कैलकुलेशन। ये तो 1/20 रहेगा ही, ये 1/-20 रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस का लिखा हुआ है 2 अपॉन -2 अपॉन यू। समझ में आ रहा है? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक बार मिला लिया जाए। फोकल लेंथ नेगेटिव था, फोकल नेगेटिव लिखा है 1/u प्लस 1/v। v कितना है? -u/3, -u/3। अच्छा सुनो, गड़बड़ हुआ है। ये m के लिए नेगेटिव ने यहाँ पॉजिटिव लिया, यहाँ नेगेटिव रहेगा ना, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा पहले ही से, तो v मेरा पॉजिटिव में आएगा, v हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हो बात को? तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 4/u हो जाएगा। ये तो कह रहा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये पॉजिटिव हो जाएगा 4/u। कितना हो जाएगा? 4/u। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u कितना आ जाएगा? माइनस का 80 सेंटीमीटर। मतलब पहले पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा? -80 पे। ये कहाँ रखा गया है? 80 सेंटीमीटर पे। माइनस बस ये बता रहा है कि मिरर के सामने, मिरर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। अगर पहला केस अगर होता जहां पर इमेज जो है वो 1/3 है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, जो इमेज है वो छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से, अगर पहला अगर कॉन्केव मिरर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? -80 सेंटीमीटर। माइनस बस इतना बता रहा है कि मिरर के सामने लिखेंगे 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट या तो यहाँ रखा गया होगा, या अगर मिरर वो रहा होगा, क्योंकि मिरर का कन्फर्मेशन तो है नहीं, अगर मिरर वो रहा होगा तो उसके लिए निकाल लेते हैं। फिलहाल में इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन की जगह चाहिए। ठीक है, अगर ये केस रहा होगा तो ध्यान दो,
तो हमें पता है कि सेम कहानी, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वी बाई यू इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत? तो हमारा माइनस वी कितना हो जाएगा, यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/u हो जाएगा, सॉरी u/3, इसे लिख दो या डायरेक्ट लिख दो, v कितना हो जाएगा, माइनस का u/3 हो जाएगा। माइनस उधर भेज दिया, यू को भी उधर भेज दिया, तो v कितना हो जाएगा, -u/3। कोई दिक्कत? अब हम जानते हैं सिंस 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर का फॉर्मूला है। तो 1/f कितना है, 20 है। पॉजिटिव लिया गया क्योंकि कॉनकेव का फोकस उधर होता है, उधर मतलब राइट साइड में पॉजिटिव लिया जाता है। 1/u, यू के यू रहता है क्योंकि हमको यू निकालना है। v देखो है नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा -1/u/3। 3 चल जाएगा ऊपर तो 3/u लिख दिया जाए इसको, 3/u। और कैलकुलेशन कर देते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, 1/20 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/u हो जाएगा, मतलब 1/20 हमारा कितना आ जाएगा, -2/u। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, ये -2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u कितना आ जाएगा, माइनस का 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, u कितना आ जाएगा, माइनस का 80 सेंटीमीटर। तो सेम कहानी है, दोनों केस में ऑब्जेक्ट को 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाएगा। समझा? चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर इमेज जो है 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है इमेज, तो कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा गया होगा, चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका आंसर है ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर हुआ बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। तुम्हें पता है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, खत्म। फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, बस खत्म, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसका एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर है, एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डी। ओके। अगर कॉनकेव होगा, अगर कॉनकेव लेंस होगा, उससे पूछा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, पूरी बातें बता दे रहा हूँ। कॉनकेव लेंस होगा, पावर इसका क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है ना, तो पावर क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, और फोकल लेंथ में क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ये बेसिक बातें तुम जानते हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। डेफिनेशन हो गया, दिखा देना, फोकल लेंथ मस्ट बी मीटर, खत्म। व्हाट इज एसआई यूनिट, व्हाट इज इट्स यूनिट, यूनिट क्या है, डायोप्टर है, बता दिया। ठीक है, वन स्टूडेंट यूजेज अ लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक कोई स्टूडेंट है, एक कोई स्टूडेंट है, वो लेंस यूज कर रहा है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। समझा? कोई लेंस यूज कर रहा है, अभी कंफर्म नहीं किया है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। कोई लेंस यूज कर रहा है, इसका फोकल लेंथ कितना, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा ये प्लस का 50 दिया है, यहाँ -50 दिया है, तो कंफर्म कर दिया कि जो +50 रहा होगा वो कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा, और जो फोकल लेंथ -50 रहा होगा वो कॉनकेव लेंस रहा होगा। ये बात पक्की बात है, सही है। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। अब जिसका पावर पॉजिटिव रहा होगा उसका नेचर क्या रहा होगा, नेचर क्या रहा होगा इसका, कन्वर्जिंग, क्या रहा होगा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। और जिसका नेगेटिव रहेगा इसका नेचर क्या रहा होगा, डाइवर्जिंग, नेचर क्या रहा होगा, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। ठीक है, एंड इट्स पावर यूजेज बाई ईच ऑफ देम। बोला कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंसेज एंड इट्स पावर, मतलब नेचर तो बता दिया, पावर भी बता देते हैं। पावर हमें पता है, पावर पता है, पावर कितना होता है, 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, तो इसको मीटर में चेंज कर लो। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या बोले हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 100 से डिवाइड करेगा ना, तो देखो ये जीरो जो कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, मतलब फोकस कितना आ गया, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, या 0.5 भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 0.5। तो यहाँ रख दो, पावर कितना हो जाएगा, 1/1/2। हम डेसिमल से बचेंगे इसलिए हमने डेसिमल में नहीं ला रहा हूँ, ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2/1 हो जाएगा, मतलब पावर कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर, प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर का है। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग नेचर है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा। ये डाइवर्जिंग नेचर का है, पावर निकालने के लिए 1/f यहाँ भी लगाएंगे, फोकल लेंथ को मीटर में चेंज कर लेंगे, फोकल लेंथ को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो देखो ये भी कितना आ जाएगा, -1/2 ही तो आएगा ना मीटर। 100 से उसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा,
-1/2, तो पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1/2, ये भी हो जाएगा माइनस का 2, फाइनली कितना है -2 डायोप्टर। बस पावर इसका -2 डायोप्टर, इसका पावर कितना है +2 डायोप्टर। कोई दिक्कत? वो डाइवर्जिंग नेचर का, ये कन्वर्जिंग नेचर का है, तो ये बात हमको कंफर्म हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये बात भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जितना क्वेश्चन किए हो उसमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है, एकदम खोपड़ी खोल करके। ठीक, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान दो। A student focused the image of a candle flame। सेम कहानी है, ये कैंडल है, ये उसका कैंडल फ्लेम है, ये उसका फ्लेम है। इस तरह की एक स्टूडेंट जो है कैंडल फ्लेम को हम एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, मान लेते हैं ये कैंडल फ्लेम है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है कैंडल फ्लेम है, तो इसको हटा करके मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे। मान लेते हैं ये क्या है कैंडल फ्लेम है। ठीक है, ये क्या है कैंडल फ्लेम है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा कैंडल फ्लेम। आगे, तरह के स्टूडेंट फोकस्ड इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन द वाइट स्क्रीन, वाइट स्क्रीन पे। अब कौन सा लेंस है कौन सा मिरर भी कुछ पता तो है नहीं, इसलिए मान लेते हैं कि अभी व्हाइट स्क्रीन किधर रहा होगा, इमेज बन रहा होगा यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ओ, कॉन्वेक्स लेंस, अब देखो डिफाइन कर दिया कि लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। जब तक तो क्वेश्चन ना पढ़ो तब तक हम प्री डिफाइन कुछ नहीं कर पा सकते क्या कहानी है। ठीक है, इसका फोकस है, अभी फोकस के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, अभी फोकस के बारे में बात नहीं करते क्योंकि मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इसलिए चुपचाप हम जो है ऐसे बना देंगे। करा कि एक स्टूडेंट है, वो कैंडल फ्लेम को, ये ऑब्जेक्ट क्या है कैंडल फ्लेम है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रख देता है। ठीक है, अच्छा, नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ द कैंडल, स्क्रीन एंड लेंस। करा कि अब वो क्या कर रहा है, कैंडल को रखने के बाद, लेंस को रखने के बाद, वो ऑब्जर्व कर रहा है पोजीशन, कि कैंडल का पोजीशन क्या है, लेंस का पोजीशन क्या है, और स्क्रीन का पोजीशन क्या है, वो नोट कर रहा है। तो उसे दिख गया कि पोजीशन ऑफ कैंडल कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो कॉमन सेंस से बात है, अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो कहीं वो खड़ा रहा होगा। हम मान लेते हैं स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है, स्टूडेंट कहीं यहाँ रहा होगा, स्टूडेंट कहीं यहाँ खड़ा रहा होगा, मान सकते हैं। जब स्टूडेंट जहां खड़ा वहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये कैंडल कितना दूर पे है उससे, 12 सेंटीमीटर पे है। कितना पे है 12 सेंटीमीटर। ये बात समझ पा रहे होगे, स्टूडेंट से कैंडल कितनी दूर पे है 12 सेंटीमीटर पे। आगे, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस कितने दूरी पे है 50 सेंटीमीटर। किससे, इस बंदे से, ये जो बच्चा है ये 50 सेंटीमीटर पे क्या है, क्या है 50 सेंटीमीटर पे लेंस रखा गया है। आगे, पोजीशन ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन मतलब जो इमेज बन रहा है 88 सेंटीमीटर। तो कॉमन सेंस से बात, अगर 88 पे होगा तो स्क्रीन कहीं यहां रखा होगा, स्क्रीन कहीं इधर रखा होगा, ये स्क्रीन है, ये क्या है स्क्रीन है, 80 सेंटीमीटर पे है। मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस कितना हो गया, ये कितना डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर। 80 के 88 है, 88 है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक लड़का है, स्टूडेंट है, वो कैंडल फ्लेम, लेंस और स्क्रीन को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसका पोजीशन ये सब है। ठीक है, करा कि पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। तो फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है, फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फोकल लेंथ के लिए हमारे पास देखो, लेंस के केस में फोकल लेंथ जो निकाला जाता है 1/f जो होता है 1/v माइनस 1/u होता है। मिरर केस में 1/f जो होता है 1/u प्लस 1/v होता है। मिरर में प्लस होता है, u भी प्लस होता है, साइन भी प्लस होता है। लेंस के केस में u निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ निगेटिव लिया गया है। ये बात ध्यान देना, कई लोग गलत कर देते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं तुमको लिख के समझा दिया दोबारा से। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। लेंस में u निगेटिव होता है ऐसा। कहीं से हमको अगर u भी मिल जाए तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कहानी सारा है u भी मिले कैसे। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे चीजों को, u मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, आप बता सकते हैं क्या, मिरर से ये डिस्टेंस बिल्कुल बता सकते हैं। देखो टोटल 50 है, टोटल 50 में से 12 निकाल देंगे, 50 में से 12 निकाल दिया जाएगा, तो ये 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो मतलब यू कितना हमको पता चला, यू कितना पता चल गया 38 सेंटीमीटर।
ये बात समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो? अच्छा अच्छा। अब क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस कितना है? इमेज देखो, इमेज कहाँ बन रहा है? स्क्रीन पे बन रहा है। स्क्रीन जहां पे स्क्रीन रखा हो तो वहां पे इमेज बनता है। ये इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, स्क्रीन पे बन रहा है। तो देखो, टोटल 88 है, जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, टोटल 88 है। इमेज डिस्टेंस हमेशा मिरर से लेंस से लिया जाता है। इमेज डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है? लेंस से। ये देखो v है, ये इमेज डिस्टेंस है। टोटल 88 था, 88 में से ये मिरर का डिस्टेंस हटा दो, सॉरी लेंस का डिस्टेंस 50 निकाल दो। 88 में से 50 निकाल दिया, तो ये जो बचेगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 88 में से 50 निकालोगे तो 38 बचेगा। ये कितना आ जाएगा? 38 सेंटीमीटर। ये बात समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो? v कितना आ गया? 38 सेंटीमीटर। अब देखो, तुमको तुरंत के बाद क्लिक कर गया होगा कि सर जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है उतना दूर इमेज बन रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हेलो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे F1 है, यहाँ पे 2F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे 2F2 है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया होगा तभी उसका इमेज यहाँ बन रहा है। सेम साइज का बनेगा, सेम डिस्टेंस बनेगा। देखो, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा? ट्वाइस ऑफ फोकस पे। कहाँ पे रखा हो? ट्वाइस ऑफ फोकस पे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो। समझा? ये पूछा नहीं, लेकिन एक बात मैं ऑब्जर्व करके बता दिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल था। हमसे तो फोकल लेंथ पूछा ना, तो फोकल लेंथ यहाँ निकाल सकते हो। तो 1/f कितना हो जाएगा? 1 बाई, एक बात समझ लो, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में केवल यू नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होता है। इसका फोकस भी पॉजिटिव होता है, इसका इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है। तो v तो पॉजिटिव रहेगा, v कोई कुछ करेंगे नहीं, माइनस यू नेगेटिव लिया जाएगा। यू क्या लिया जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव होता है। चाहे कोई लेंस हो, चाहे कोई मिरर हो, यू हमेशा क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। तो यू नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देगा, माइनस का 38 रख दिया जाएगा। ये बात समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, वी भी हमको पता है ना, वी भी 38 पता है, वी को भी रख दो। वी भी तो पता है ना 38। वी प्लस में रखा जाएगा, क्योंकि इमेज इधर बन रहा है। राइट साइड में चीजों प्लस लिया जाता है, लेफ्ट साइड में माइनस लिया जाता है। आप साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे। आगे देखो, 1/f हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम ले, देखो ये माइनस में प्लस हो, ये माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 38 डिवाइड करोगे 1, ये हो जाएगा माइनस में प्लस 1। तो 1/f हमारा कितना हो जाएगा? 1/1 नहीं, 2/1 हो जाएगा ना, 2/38। 2 1 जा 2, 19, 2 जा 18, 38। तो 1/f इक्वल टू 1/19। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो f कितना आ जाएगा? 19 सेंटीमीटर। और f पॉजिटिव आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका फोकस इधर होता है। इसका फोकस किधर होता है? इधर। हमने यहाँ तक बनाया है, इसका फोकस इधर होता है। f पॉजिटिव आना भी चाहिए था। हमसे मिल गया फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर कितना आ गया? 19 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इस बात को छाप लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बात को छाप लो। मैं आगे बात बताने वाला हूँ, सेकेंड के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है। वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस? कैंडल को हम लेंस की तरफ ले जाएंगे अगर, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? तो कॉमन सेंस बात है, अगर हम ऑब्जेक्ट को पास ले जाएंगे तो इमेज दूर जाएगा। समझा? हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाते हैं, इमेज पास आता जाता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ले जाएंगे, इमेज दूर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये हमने बताया था इमेज फॉर्मेशन में, नहीं पता जान लो। ये है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। ये फोकस है, ये कर्वेचर है। मैं ये F1 2F1 नहीं लिख रहा हूँ, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है तो इमेज देखो इधर बनता है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखता है तो इमेज इन्फिनाइट पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहता है तो इमेज इसके पीछे बनता है। जो ऑब्जेक्ट सी पर आता है तो सी पे बनता है। जो ऑब्जेक्ट सी के पीछे रहता है तो यहाँ बनता है, इनके बीच में। देखो, ऑब्जेक्ट को मैं इधर ले जा रहा हूँ, इमेज भी क्या हो रहा है? इधर ही जा रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट से दूर, मतलब मिरर, क्या नाम है इसका, लेंस से जैसे जैसे दूर जाएंगे, इमेज पास आता जाएगा। तो सेम कहानी इसने बोला है, वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड? इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस। अगर मैं लेंस की तरफ कैंडल को लाऊंगा तो इमेज भी लेंस से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द लेंस। इसका आंसर कितना हो जाएगा? अवे फ्रॉम द लेंस। अच्छा, आगे कुछ दिया है क्या? वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट ए पोजीशन 31 सेंटीमीटर। अच्छा, ओ देखो यहाँ पे दे दिया। अगर ना वो दे दिया होता, बस इतना पूछता, तो हम बोलते हैं अवे फ्रॉम द लेंस। लेकिन इसने कहानी दे दिया है। कहानी क्या दिया है? मैं इसको इरेज कर दूं? पहला क्वेश्चन तो हो चुका, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि सेकंड इन्फॉर्मेशन को लिखना पड़ेगा यहाँ।
हमें यहाँ से मिल चुका है फोकल लेंथ कितना था 19 सेंटीमीटर, हमें ये मिल चुका है, इसको नोट करके रखेंगे। अरे पहले में फोकस 90 सेंटीमीटर। तो रहा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ ले जाते हैं, कितना ले जाते हैं 31 सेंटीमीटर ले जाते हैं। मतलब अब अगर इस डायग्राम को देखो, जो भी ये 12 सेंटीमीटर था, अब ये कितना हो गया 38। मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इसको, कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान समझना। अभी अब जो ऑब्जेक्ट कहाँ गया 31 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट चला गया, मतलब कैंडल फ्लेम कहाँ चला गया 31 पे। मान लेते हैं कैंडल फ्लेम यहाँ पे आ गया, ये 31 सेंटीमीटर है। कर रहा ना, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड। अब कर रहा है इमेज कहाँ बनेगा, इफ ही शिफ्ट, अगर वो शिफ्ट कर रहा है कैंडल फ्लेम को लेंस की तरफ 31 सेंटीमीटर पे, लेंस की तरफ 31 सेंटीमीटर का बढ़ा देगा, बढ़ा दिया ना। अब करा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कोई बात नहीं। अगर 31 है, ये 50 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। और होगा कि नहीं होगा, टोटल 50 था, 31 पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा 50 में से 38 1 निकाल देगा 19 आ जाएगा ना। मतलब यू कितना आ गया हमारा 19, यू कितना आ गया माइनस का 19 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, तरह की इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो कॉमन सेंस से बात है, तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, फोकल लेंथ भी 19 है, ऑब्जेक्ट भी 19 पे रखा गया है। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है फोकल लेंथ पे, कहाँ रखा गया फोकल लेंथ पे। मतलब ये वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया फोकस पे रख दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया फोकस पे रख दिया। बात समझ रहे हो, समझ में बात आ रहा है। 2F1 है ये F2 है, ये 2F2 है। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिए हैं फोकस पे रख दिए हैं। तुम्हें पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनता है इन्फिनाइट बनता है। ये तो पैरेलल ऐसे निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा, जो ऑप्टिकल सेंटर्स जाएगा वो भी ऐसे निकल जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगा इन्फिनाइट बनेगा, कहाँ एट इन्फिनिटी पे बनेगा। तो हमसे इसका आंसर ये हो गया। तरह के पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, लिखा ना, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, इमेज कहाँ फॉर्म किया जाएगा। तो आंसर क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बिकॉज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस 90 रखा गया, मतलब कहाँ रखा गया फोकस पे रखा गया। 90 फोकस ही तो है, अरे फोकस डिस्टेंस ही तो 19 है, ऑब्जेक्ट भी 19 रखा गया है, मतलब फोकस पे रखा गया है। कॉमन सेंस बात है। दो पार्ट कंप्लीट। तीसरा देखो, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। अच्छा, अब कह रहा है अभी इमेज कहाँ पे आ गया है फोकस पे आ गया, कहाँ पे आ गया है ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया है। ये बात समझ पा रहे होगे। अब कह रहा है कि अगर फर्दर हम आगे शिफ्ट करें, देखना ना, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर फॉर्म इफ ही फर्दर शिफ्ट द लेंस टुवर्ड द लेंस। अगर हम जो है कैंडल को लेंस की तरफ और नजदीक ले जाएं, देखो और नजदीक ले जाओगे ना तो फोकस से कम डिस्टेंस पे आ जाएगा, मतलब ये वाला केस बन जाएगा। ध्यान देना, थर्ड बात ये बात हो रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को और पास ले जा रहे हैं, देखो यहाँ फोकस पे ऑब्जेक्ट था, अभी तक ऑब्जेक्ट कहाँ था फोकस पे था। हेलो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था अभी तक फोकस पे। अगर मैं और पास ले जा रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रख दे रहा हूँ, और पास ले जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट फोकस पे था और पास ले रहा हूँ, लेंस की तरफ और ले जा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया फोकस पे हो गया। कहाँ हो गया फोकस पे, अरे सॉरी फोकस पे नहीं, फोकस से आगे चला गया, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया, तो ये स्पेशल केस हो गया। इसका वर्चुअल इरेक्ट बनता है और लेंस के पीछे बनता है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखो यहाँ बनेगा ऐसे वर्चुअल इरेक्ट। ये लाइट सच में नहीं मिली, इसको मिलाया गया है। लाइट मिली, लाइट मिली नहीं है, लाइट को क्या किया गया बबुआ, मिलाया गया लाइट को। तो इमेज कहाँ बनेगा, उधर ही बनेगा जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है। इमेज फॉर्म्ड सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। पूछा ना कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर तो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, एंड मैग्नीफाइड, ये बात तो तुम बोल दोगे। इमेज का नेचर कैसा है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट। इफ यू फर्दर शिफ्ट द टुवर्ड्स द, अगर लेंस की तरफ और ले जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था फोकस था, फोकस से और आगे ले जाएंगे, फोकस और आगे ले जाएंगे तो इमेज कैसा बनेगा वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। बस अच्छा यही पूछा था, ये खत्म हो गया। तीसरा बात भी हो गया। देखो तुम एक देख पा रहे हो, मैं सारा क्वेश्चन कर रहा हूँ, साथ साथ डायग्राम भी बना रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए। अगर डायग्राम पूछा होगा तो तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा, नहीं पूछा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। फोर्थ, ड्रा द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस थर्ड। केस थर्ड तो यही था, तो उसका डायग्राम यही तो है। तो डायग्राम पूछो, डायग्राम भी बना तैयार है। तुम बात समझ पा रहोगे, जितना क्वेश्चन करो, अगर डायग्राम से क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा कभी गलत नहीं हो सकता, एकदम एक्यूरेट सही आएगा।
ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है, ये अगर बोर्ड एग्जाम में देगा तो या तो केस बेस में देगा या तो 5 मार्क्स का देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लॉक कर लेना, माइंड में बैठा लेना। ठीक है, नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, कई बार रिपीट किया, इसलिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, समझा जाए। ठीक है, ध्यान से फोकस करना, चीजों को ध्यान से समझना। अगर तुम ध्यान से समझोगे तो ये बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, ये मे बी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने इतना पेशेंस रखा है तो इससे भी देख लेते हैं। कहानी क्या है? द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। सही बात है, सही बात है। क्या होता है कि मीडियम में जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग होता है। जब मीडियम कभी जब लाइट कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, ये मान लो नॉर्मल है, जब लाइट कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है, डेंसर होगा तो नॉर्मल तरफ बेंड होता है। वही बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, वो डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पे। डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये ज्यादा बेंड करेगा, और डेंसर होगा तो और बेंड करेगा, और डेंसर तो और बेंड करेगा, रेयरर होगा तो दूर जाएगा। ये बात समझ रहा हो, उसके बारे में बता रहा है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे क्या लिखा है। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज डिफाइंड, ठीक है, कोनोटेशन, मतलब डिसाइड है, डिफाइन ऐसा बोल दिया है। इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी, करना ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं है मास डेंसिटी जैसा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन कंपेयरिंग टू मीडिया, जब हम दो मीडिया को कंपेयर करते हैं, द वन विद द लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द अदर। सही बात है, जब हम कभी मीडियम को कंपेयर करते हैं, एक किसी दूसरे से ज्यादा डेंसर होता है। आगे देखते हैं। द अदर मीडियम इज लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल रेयर। सही बात है, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा वो ज्यादा मोर डेंसर रहेगा, जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो लेस डेंसर रहेगा। इसके बारे में बात कह रहा है तो हमने ये बात समझ लिया कि हाँ बात सही बोल रहा है, मतलब किस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ पूछा तो नहीं है। आल्सो स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द गिवन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी। हमको ये बात पता है। ठीक है, स्पीड जो है ऑप्टिकल डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगा, कॉमन सेंस सी बात है। मान लो ये रेयर मीडियम है, यहाँ पे लाइट स्पीड में चलेगा, डेंसिटी में तो स्पीड कम हो जाएगा ना। तो डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगी, स्पीड उतने कम, मतलब स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डेंसिटी के। ये बात सबको पता होना चाहिए, नहीं पता जान लो। ठीक है, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अभी जो 4-5 लाइन लिखा है बस यही बता रहा है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन इसका चेंज होता है। बात सही है। अगर डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा बेंडिंग होगा इसका, रेयर में जाए तो कम बेंडिंग होगा। जो डेंसर मीडियम होगा उसका ज्यादा डेंसिटी रहेगा, मतलब ज्यादा बेंडिंग होगा उसमें, जो रेयर होगा उसमें कम होगा। अब बोला है कि जो डेंसिटी है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एकदम सही बात है। मीडियम डेंसर रहेगा तो स्पीड तो कम हो ही जाएगा ना, डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो स्पीड कम हो जाएगी। यूं कहो कि डेंसिटी कम रहेगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। ये आप पहले से भी जानते हैं, कोई नया बात नहीं है। आगे इससे पूछना क्या चाहते हैं, इसको देखते हैं। ये पूछना चाह रहा है आगे, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। हमसे बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। हमने कल आपको वीडियो में बताया था, कल वीडियो का लास्ट पार्ट में थोड़ा सा देखोगे, कौन सा क्वेश्चन था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया है। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल बताया है एंगल के बेसिस पे, साइन आई बाई साइन आर। दूसरा बताया है स्पीड के बेसिस पे। तीसरा बताया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम का, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बात समझ में आ रहा है, इसके बारे में बात हमने किया था। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, मतलब हमसे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है। आगे, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब क्या दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दे दिया है,
विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम मतलब एयर के रिस्पेक्ट में दे दिया है, मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, कितना है 2.24। देखो जितने भी हमने कल आपको बताया था कि जब लाइट रेज सी से मीडियम में आती है, मतलब एयर से या फिर वैक्यूम से मीडियम में आती है, किसी मीडियम में आती है, तो जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, इससे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये खुद बोल रहा है कि लाइट डायमंड से मतलब एयर से या वैक्यूम से डायमंड में आ रही है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसका, डायमंड का दिया है। ये बात समझ पा रहे हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है, डायमंड का दिया है, किसका दिया है, डायमंड का दिया है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। करा कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 पावर 8, ये पावर में है, पावर 8 है, तो वेरी सिंपल है ना। अभी तुमको सी की वैल्यू दिया, स्पीड ऑफ लाइट सी होता है वैक्यूम में 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि डायमंड में लाइट का स्पीड क्या होगा, अगर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है, स्पीड ऑफ लाइट सी है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। हमें कॉमन सेंस बात है कि ये क्या दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है एब्सोल्यूट, रख दो इसमें। हमको पता है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का वो था सी बाई स्पीड इन डायमंड, सही है, डायमंड में स्पीड ये कितना दिया है 2.24 इक्वल टू सी कितना है 3 into 10 की पावर 8 अपॉन, ये वीडियो तो हमें निकालना ही है, वीडियो तो हमें निकालना ही है, वेलोसिटी इन डायमंड है इसका मतलब, इसको यहाँ भेजूंगा तो वेलोसिटी इन डायमंड कितना हो जाएगा 3 into 10 की पावर 8 हो जाएगा अपॉन 2.24, 2.24 ही लिखा है ना, कहाँ गया क्वेश्चन हुआ कहाँ है? हाँ 2.42 है, सॉरी 2.42, 2.42 है, कितना है 2.42, 2.42 इसको सही कर लो 2.42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करना है इसको, डिवाइड कर लेते हैं, पहले तो डेसिमल हटाते हैं, तो 3 इंटू, देखो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर 2 जीरो बढ़ जाएगा इसमें, हो जाएगा 242, समझ में आ रहा है, 4 2 6 2 कटेगा तो है नहीं, कटेगा तो है नहीं, तो क्या किया जाए, इसमें 2 जीरो इसको दे देते हैं, ये हो जाएगा 300 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 242, ये आ जा 42, देखो इसको तुम डिवाइड करोगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक बार में जाएगा 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तुम डिवाइड करके देख लेना, ये क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। करा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या होगा, क्या होगा, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डायमंड के थे ना विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम का मतलब ही है कि लाइट जो है वैक्यूम से मतलब सी से डायमंड में आ रही होगी, कहाँ आ रही होगी डायमंड में, तो जिसमें लाइट आती है सेकेंड टाइम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो डायमंड में तो डायमंड का निकला है, तो ये जो दिया है ना ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका दिया, डायमंड का, ये दिया था हमने, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फार्मूला लगाया, सॉल्व किया तो स्पीड मिल गया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो अपना देख लेना क्या आ रहा है, ठीक। आगे, आगे देखो क्या पूछा है, मैं ये सब बातें रेज कर देता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे, अगर नोट कर लिए तो मैं इसको भी रेज कर रहा हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास जगह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास वाटर एंड कार्बन सल्फाइड, ग्लास का दिया है, वाटर का दिया है, और कार्बन सल्फाइड का क्या होता है, H2S होता है, कार्बन सल्फाइड, देखो मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, C2S या CH2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, कार्बन सल्फाइड ही लिख देते हैं, कार्बन सल्फाइड, CS मतलब कार्बन सल्फाइड, ऐसे समझो, CH2 या C2 होना चाहिए, CH2, चलो कोई नहीं, देखो ग्लास है, वाटर और कार्बन सल्फाइड है, इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया, कितना दिया है, अब यहाँ हम लोग केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, मेरा केमिस्ट्री थोड़ा कमजोर है, 1.5, 1.33 और 1.62,
ग्लास का देखो लिखा ना इधर रिफ्लेक्टर, ग्लास, वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड ये रहना चाहिए। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया है, ये है ग्लास का, ये है वाटर का, ये है कार्बन डाइसल्फाइड का। ओके, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन दीज मीडिया, मतलब रे ऑफ लाइट इन तीनों मीडियम में अगर जा रहा है सेम एंगल पे, सेम एंगल पे, देन राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मीडिया। एक बात समझ जाओ, एक बात देखो, ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सा बात समझो। जब लाइट रेज हमारा, ध्यान देना यहाँ पे, जब लाइट रेज रेयरर से डेंसर में आता है, जब लाइट रेज हमारा रेयरर से डेंसर में आता है, क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। मतलब जो मीडियम जितना डेंसर होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सॉरी उसका ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना कम होगा। मतलब जो जितना डेंसर होगा, जो जितना डेंसर होगा, ठीक है, उसका उसका रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम तो डेंसर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आल्सो जो डेंसर होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, या जो कहो कि जो ज्यादा डेंसर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। ये तीनों बात तुम्हें बात समझ में आ रहा होगा। मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक, अब देखो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे क्या बोल रहा है, ये जो दिया हुआ है ये सब क्या दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। क्या हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, मतलब एन दिया हुआ है, ग्लास का, वाटर का और कार्बन डाइसल्फाइड का, कार्बन डाइसल्फाइड का इसका। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि, कह रहा है कि इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दीज मीडिया, अगर रे ऑफ लाइट इन मीडियम में जाती है, इन तीनों में जाती है, सेम एंगल पर अगर जा रही है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। कॉमन सेंस बात है कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहा होगा उसका एंगल कम बना रहा होगा, एंगल कम बना होगा, तो सबसे कम एंगल किसका रहेगा, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है, इसका है। मतलब इसका, इसका जो है एंगल सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका एंगल सबसे कम, इससे जस्ट बड़ा ये है। तो ये देखो, ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ऐसा समझो, ये सेकंड पे आ जाएगा और ये थर्ड पे आ जाएगा। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, इन तीनों सबसे ज्यादा यही है ना, कार्बन डाइसल्फाइड है ना। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है जिसका सबसे ज्यादा, उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ पा रहे होगे। इसका मतलब सब, इसका सबसे ज्यादा मतलब ये सबसे कम इसका होगा, सबसे कम मतलब फर्स्ट पे आएगा। हमको बोला ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है। और सबसे छोटा कौन होगा, कार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड होगा। उससे जस्ट बड़ा कौन होगा, उससे जस्ट बड़ा, बड़ा मतलब क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बड़ा की बात चल रही है। जिनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है उसका एंगल, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब एंगल आर की बात चल रही है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बड़ा बड़ा, तो सबसे छोटा इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। उसका सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ऑर्डर लिखना है। तो सबसे छोटा कौन, जिसका रिफ्लेक्शन सबसे बड़ा रहा होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे छोटा रहा होगा, ये होगा। इसके बाद कौन होगा, सेकंड वाला, मतलब 1 पॉइंट क्या नाम उसका, ग्लास वाला रहा होगा। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा एंगल किसका रहा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसका रिफ्लेक्टिव सबसे कम रहा होगा, मतलब ये वाटर का है। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहा होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम रहा होगा। तो हमसे पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा एंगल किसका बनेगा, जिसका रिफ्लेक्टिव ज्यादा होगा, मतलब इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ये बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस बात को तुम याद रखना, तो ये क्वेश्चन तुमसे कभी गलत नहीं होगा। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन चलने के लिए मैं इसको रेज करने वाला हूँ, इस पर नोट कर लो चीजों को, मैं रेज करने वाला हूँ। तो सुनो, क्वेश्चन थर्ड में चलते हैं। लिखा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इतना है, जो ग्लास में स्पीड है लाइट का, जी, वी जी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पावर में है। ठीक है, आगे। एंड वाटर में जो, वाटर में जो स्पीड है, वाटर में जो स्पीड है वो कितना है,
2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो जो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा उसमें स्पीड कम होगा। मैंने भी बताया था जो स्पीड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुमको दिख रहा होगा वाटर में स्पीड ज्यादा है, मतलब वाटर कम डेंसर है एज कंपेयर टू ग्लास। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, अभी क्वेश्चन चलते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ टू ऑप्टिकली डेंसर, कौन ज्यादा डेंसर, देखो जिसकी बात करो वही पूछ लिया, कौन ज्यादा डेंसर है? जिसका स्पीड कम होगा वो ज्यादा डेंसर होगा, क्योंकि डेंसिटी स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा। तो स्पीड कम किसका है? ग्लास का। तो लिख दोगे ग्लास जो है इज मोर डेंसर देन वाटर। क्यों? क्यों? क्योंकि वाटर की स्पीड कम है, सॉरी ग्लास में स्पीड कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि स्पीड और डेंसिटी क्या होता है इनवर्सली, जिसका स्पीड कम है वो ज्यादा डेंसर होगा। तो देखो ग्लास का स्पीड 2 है और वाटर की स्पीड 2.25 ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ग्लास जो है डेंसर ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। क्लियर हुआ बात? आगे चलते हैं। बी, बी वाला पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या बोला है, अब इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। बी क्या बोला है? इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली एट द वाटर ग्लास इंटरफेस। देखो वाटर यहाँ पे है, यहाँ पे ग्लास है, वाटर ग्लास का इंटरफेस है। ये एयर ग्लास का, एयर वाटर का नहीं है, वाटर ग्लास का इंटरफेस है ये, ठीक है। इफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, कह रहा है लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, कैसे पढ़ अ लाइट ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द वाटर ग्लास इंटरफेस व्हेन द इंटर अ थिक ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर। कह रहा है कि एक ग्लास के कंटेनर में जा रहा है, एक ग्लास के कंटेनर में जा रहा है जिसमें वाटर भरा हुआ है। ये ग्लास का कंटेनर, ये ग्लास है, इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। आगे, when it entered a heat glass container filled with water, just water बना, वाटर देखो ये ग्लास से वाटर में जा रहा है, समझा। एक ग्लास का कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है। थोड़ा सा सुंदर से बना दें अगर तुमको, तो ये तो ग्लास का कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, जिसमें वाटर भरा हुआ है। लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है किसमें इंसिडेंट हो रही है? वाटर ग्लास इंटरफेस पे। ये वाटर इंटरफेस है, ठीक है, और ये ग्लास, ये वाटर है और ग्लास भी है। ग्लास मतलब शीशा, शीशा मतलब अंदर ये शीशा है, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस व्हेन इट इंटर थिक ग्लास, जो थिक ग्लास में इंटर करते हैं, मतलब थिक मतलब होता है पतले ग्लास में जाते हैं। फिल्ड विद वाटर, जो वाटर फिल होता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द पाथ ऑफ द रे आफ्टर एंटरिंग द ग्लास, ठीक है। पाथ ऑफ रेज क्या होगा? तो सुन लो, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये कंटेनर अभी ऐसे पैक्ड है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये जो सरफेस है, इधर क्या है? ग्लास है, तो अंदर क्या है? वाटर है, ठीक है। और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली वाटर ग्लास इंटरफेस व्हेन इंटर अ थिक ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर। ग्लास कंटेनर में जब जा रही, जो वाटर से फिल है, तो व्हाट विल हैपन टू द रे आफ्टर एंटरिंग द ग्लास। ग्लास में जब एंट्री करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कंटेनर है ग्लास का जिसमें वाटर भरा हुआ है, तो देखो रेज आई इसे, अब रेत जब आई तो ग्लास से टकराई, तो देखो अंदर क्या है? वाटर है। तो ग्लास ज्यादा डेंसर होता है, ग्लास ज्यादा डेंसर होता है, वाटर रेयरर होता है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये रेयरर है ना, ये रेयरर है, वाटर रेयरर होता है एज कम्पेयर टू ग्लास। ग्लास से जब वाटर में जाएगी तो ग्लास डेंसर ज्यादा था, वाटर कम रे मतलब डेंसर मतलब वाटर रेयरर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो इसका रीजन यही लिखना है, जो रीजन लिखेंगे कि पहले लिख देंगे लाइट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज वाटर इज मोर रेयरर देन ग्लास, या ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर। दोनों बात तुम लिख सकते हो। आशा करते हैं तुमको ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो वो क्वेश्चन जो था पावर ऑफ लेंस था, तुम जानते पावर ऑफ लेंस 10 बार एक ही चीज बताने कोई मतलब नहीं है ना।
ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझो। इतने प्रेम से देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपका बोर्ड में बहुत बेहतरीन नंबर आने वाला है। कितने टाइम का वीडियो हो चुका है? वीडियो हो चुका है 1 आवर 25 मिनट। चलो 5 मिनट हो जाएगा, 1.5 घंटे की थी। तो ध्यान देते हैं, क्वेश्चन 10 में क्या लिखा है? एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग इन वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v। देखो इमेज डिस्टेंस v वेरिएशन में है, मतलब v वेरी कर रहा है। आगे विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी कर रहा है वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। ऐसा टेबल बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है बबुआ? कॉन्वेक्स लेंस है। तुरंत बना लो, कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है। तुरंत डायग्राम तुरंत बना करो जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है? डायग्राम बनाने से चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने लगती हैं। आगे पढ़ते हैं। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, जो नीचे दिए गए हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए। ये कौन सा बात है भैया? बट कोई नहीं, देखो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में हमने कई बार देखा है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना कैलकुलेशन किए आप इन सब का आंसर दो। देखते हैं जहां तक आंसर दे पाते हैं, निकालते हैं। पहला ए पार्ट क्या बोला है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। हमसे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पूछ रहा है, सही है? फोकल लेंथ का पूछ रहा है, मतलब ये फोकल लेंथ मतलब क्या होता है? ये जो फोकस दूरी है, ये डिस्टेंस हमसे पूछना चाह रहा है। ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के जो डिस्टेंस, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये पूछना चाह रहा है, ये इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये हमसे पूछ रहा है क्या होगा। गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। अब देखो हमें कैलकुलेशन तो करना नहीं है। देखो अगर कैलकुलेशन करना होता तो हमारा यू कितना है? देखो यू कितना है? -90 है। और वी कितना है? 18 है। ये दिया है ना। और हम जानते हैं 1/f हमारा क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। निगेटिव हो जाएगा यू, क्यों? क्योंकि लेंस है। लेकिन करा हमें कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है, हमें कोई फॉर्मूला थोड़ी ना निकालना है। विदाउट कैलकुलेशन बता दो फोकस कितना है, तो कोई नहीं। तो टेबल को ऑब्जर्व करो। टेबल में देखो ध्यान से, तो ये 90/30 है, ये 60/20 है, 30/30। इस केस को देखो, केस थर्ड को ध्यान से ऑब्जर्व करो। केस थर्ड में क्या है? केस थर्ड में क्या है? ध्यान देना। केस थर्ड में देखो तो u की वैल्यू कितनी है? -30। और v की वैल्यू कितनी है? 30। अब तुम सोचो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम कब होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम कब होता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकस पे रखा गया होता है। इसका मतलब अगर ट्वाइस ऑफ फोकस कितना है? 30 है। अरे ट्वाइस ऑफ फोकस कितना है? -30 है ना? तो फोकस कितना हो जाएगा? -15। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आगे इधर आकर के। तो देखो बिना कैलकुलेशन, कहोगे सर ये कैलकुलेशन हुआ तो है। अरे कैलकुलेशन हुआ जरूर है, लेकिन मैंने कोई लेंस फॉर्मूला थोड़ी ना यूज किया है। तो हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला है ना। पहला आंसर हो गया कंप्लीट। करा सपोर्ट योर आंसर, ऐसा आंसर दो। तो हमने क्यों रीजन ये दे दिया कि इन केस थर्ड u -30 v 30 है। इट मींस ऑब्जेक्ट प्लेज एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ फोकस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, अगर ये 30 है तो फोकल लेंथ इसका आधा ही तो होता है, तो ये 15 ही तो होगा ना। ये माइनस शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड में है। खत्म बात। ठीक है, ठीक है। वैसे एक चीज और है, ये प्लस होना चाहिए था, समझा? ये क्या होना चाहिए था? प्लस होना चाहिए था। क्यों? क्यों? क्योंकि इसका फोकस उधर होता है। कॉन्वेक्स का फोकस किधर होता है? फोकस ये भी है, लेकिन हम लेते हैं इधर वाला है। तो फोकस कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। हमें माइनस प्लस से मतलब भी नहीं है, हमें किससे मतलब है केवल? हमें किससे मतलब है केवल? हमें मतलब है डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस निगेटिव तो होता नहीं है। अगर कैलकुलेशन करना होता, यहाँ से कैलकुलेशन करके निकालते तो पॉजिटिव ही आता। तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही आएगा ना। हर केस में फोकस पॉजिटिव आएगा, केवल स्पेशल नहीं, हर केस में फोकस पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो हमने देखा कि u -30 था, v 30 था। ठीक है, u -30 फोकस 30 है। तो हम जानते हैं ना कि हमारा ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये कितना है? 30 है। ऐसे समझ लो, ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना? 30 है। तो फोकल लेंथ कितना? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, 30 लिख दो। तो फोकस कितना आ गया? 15 आ गया। देखो हमने माइनस प्लस का झंझट ही नहीं करेंगे, हम ऐसे निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? 30 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यू पे रखा गया है, 30 पे रखा गया, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। फोकस जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का ट्वाइस होता है, तो फोकस कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, समझा? डिस्टेंस बताने के लिए निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बस ये बताता है ना कि फोकस राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में। फोकस डिस्टेंस पूछा था तो कितना होगा? 15 होगा। कॉमन सेंस की बात है। आगे सेकंड क्वेश्चन, राइट द सीरियल नंबर
of that observation which is not correct, how did you arrive at this conclusion? तरह की जो सीरियल नंबर है जो ये दिया है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, और अगर करेक्ट नहीं है आपको कैसे पता चला, उसका रीजन बताना है। हाउ डिड यू अराइव कंक्लूजन, इस कंक्लूजन में कैसे है कि गलत है, ये पहला नोट हो गया ना, तो हम बताने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है, तो तुम ध्यान से पढ़ के खुद बताओ, बिना मेरे बताए हुए तुम खुद देखो टेबल को, बताओ कि इसमें से कौन सा कंडीशन गलत है। ठीक है, कौन सा कंडीशन गलत है, तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 90 पे है, यू 90 पे है, देखो ये एफ है, ये ट्वाइस ऑफ एफ है, ये F2 है, ये ट्वाइस ऑफ F2 है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, तो सबसे पहले फोकस निकाल लेना। फोकस कैसे निकालोगे, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहां पे इक्वल होगा वहां से तुरंत फोकस निकल जाएगा बिना कैलकुलेशन का, क्योंकि यू डिस्टेंस मिल गया तो उसका आधा तो क्या रहा होगा, 30 रहा होगा ना। तो यू डिस्टेंस 30 था, फोकस भी 30, और मतलब ये वी भी 30 था, इसका मतलब यू 30 है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सेंटर कर्वेचर रखा गया है, तो फोकस कितना हो जाएगा, उसका आधा मतलब 15 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दिया बिना कैलकुलेशन का। ठीक है, तो हमें एक बात पता चला, फोकस कितना हमारा आ गया, 15 आ गया है, 15 सेंटीमीटर। फोकस के रिस्पेक्ट में सारी बातें देखो, अब बताओ कौन सा टेबल में कौन से बातें गलत लिखा है। देखो अगर u 90 पे होगा, u 90 मतलब क्या, तुम ध्यान दो, ये 15 है, मैं पूरी बातें लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख दो, मैं कैलकुलेशन थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बात लिख रहा हूँ। ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ये बात समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो, देखो बातें समझो ध्यान से। कह कि u अगर 90 है तो 90 मतलब क्या, 30 इधर, मतलब कहीं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया होगा, 90 मतलब यहाँ पे, मतलब सी के पीछे रखा होगा, सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हो तो कहाँ बनता है इमेज, एफ और सी के बीच बनता है, छोटा बनेगा। ठीक है, सॉरी, हाँ बाहर, ऊपर बाहर ले जाएंगे तो इनके बीच में, हाँ छोटा ही बनेगा, छोटा ही बनेगा, यहाँ बनेंगे, बीच में बनेगा। ये बात जानते हो, इमेज फंक्शन को क्लियर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 90 से तो कम ही होना चाहिए, 90 से तो कम ही होना चाहिए, अब पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो सही है, पहला केस तो सही है। देखो अगर यू को रखेंगे इधर, इधर यू निगेटिव लिया जाएगा ना, ये 90 पे रखा हमने, अब जो रखा 90 पे, इमेज तो उधर बनेगा ना, कितना भी किधर भी बने, लेकिन रहेगा तो इमेज डिस्टेंस कम ही ना, इनके बीच में बनाया रहेगा तो कम ही रहेगा। मतलब तेरे फोकल लेंथ कितना है, 15 है, 15 से तो ज्यादा ही बनेगा, तो 15 ज्यादा है कि नहीं है, बात समझ पा रहे हो। जब हम ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखते हैं तो सी एफ के बीच में बनता है इमेज, और सी एफ के बीच का डिस्टेंस 15 से तो ज्यादा ही होगा, पॉजिटिव वाले के 15 से ज्यादा होगा, मतलब 18 दिया, मतलब सही है पहला केस। दूसरा केस देखते हैं, 60 पे रखा जाएगा, 60 मतलब क्या, 60 मतलब क्या, यही सेम कहानी, 60 रखा जाएगा मतलब इधर पीछे ही रखा जाएगा, पीछे रखा जाएगा, क्योंकि ये 30 है ना, 60 रखा जाएगा मतलब पीछे रखा जाएगा, तो बनेगा तो इसके बीच में ही, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, जितना भी डिस्टेंस होगा, अगर 60 पे रखा गया है मतलब सी के पीछे ही रखा गया, अभी भी जो भी डिस्टेंस होगा 15 से तो बड़ा होगा, मतलब ये 15 से बड़ा होना चाहिए, तो वी देखो 15 से बड़ा है, मतलब ये भी सही है। ठीक है, देख लो आधे से अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो, पहला केस सही था, दूसरा केस सही था, थर्ड केस देखो, अगर -30 पे रखोगी तो सही है था, ये तो पता है, ये तो हमने ले ही लिया था ना इसको, 30 पे रखा 30 बनेगा, कॉमन सेंस बात है, सी पे रखोगे तो सी पे बनेगा। अब देखो हमने -20 पे रखा है, इस बात को ध्यान देना। चौथा केस -20 पे रखा, -20 मतलब क्या, मैं ऑब्जर्व करके रख रहा हूँ इसके बीच में, और ये 15 था, ये फोकल लेंथ कितना है, 15 है। अगर मैं -20 पे रख रहा हूँ मतलब 30 और 15 के बीच, मतलब F1 और 2F1 के बीच में, CF के बीच में रख रहा हूँ। CF के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, C के पीछे बनता है, मतलब जो इमेज होना चाहिए वो 30 से बड़ा होना चाहिए, 30 से बड़ा 60 है, ये सही तो है, 30 से बड़ा होना चाहिए, देखो ये भी तो 30 सही है ना, 30 से बड़ा होना चाहिए, तो 60 दिया मतलब सही है, प्लस भी देना चाहिए, वो भी सही है। अच्छा, पचवा देखो, पचवा किसके आता, 18 पे रखा, 18 मतलब क्या, फोकल लेंथ देखो कितना है, 15 है। ठीक है, हमने 18 पे रखा, मतलब अभी भी ऑब्जेक्ट इसी जगह पर रखा गया है, इनके बीच में रखा गया है, तो इमेज डिस्टेंस जो भी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 30 से तो बड़ा आना चाहिए, क्योंकि जब सी एफ के बीच में रखते हैं तो सी के पीछे बनता है, मतलब इसके पीछे बनेगा, मतलब 30 से तो बड़ा ही बनेगा, 30 से तो बड़ा ही बनना चाहिए, 30 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो जब हमने सी एफ के बीच में रखा, 18 पे रखा, तो बड़ा आना चाहिए, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पचवा ठीक है, अरे कोई गलती है ये नहीं क्या बे। छठवां देख लेते हैं, छठवां देख लेते हैं, छठवां देख लेते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को -10 पे रखा, -10 मतलब समझ लो कहाँ रख दिया, फोकस 15 था, -10 मतलब फोकस से पहले रख दिया। जब फोकस से पहले रखा तो ये स्पेशल केस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर फोकस वाला, तो इमेज कहाँ बनता है, ऐसे केस में इमेज कहाँ बनता है, अरे बोल कहाँ बनता है, ऐसे केस में इमेज बनता है इधर, जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है,
मतलब ये v जो है ऐसे केस में v क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसे केस में v क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी एफ के बीच में रख रहे हैं, सी एफ कर रहा हूं मैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख रहा हूँ। क्यों बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो फोकस से कम ही होगा ना, 15 से कम ही होगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज उधर नहीं बनता, ये स्पेशल केस होता है, इमेज इधर बनता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव होना चाहिए, वी निगेटिव होना चाहिए, लेकिन देखो वी पॉजिटिव दिया है, तो यही गलत है। ये छठवां केस ही गलत है, छठवां केस ही गलत है। एक बार तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने जाने न जाने तुमको सारा केस भी समझा दिया इमेज फॉर्मेशन का इस टेबल के बेस पे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हल्के में से मत लेना। ठीक है, तो हमने देखा किस केस में गलत है, तो सिक्स केस में गलत है। क्यों, क्योंकि इसका वी निगेटिव होना चाहिए, लेकिन वी है पॉजिटिव। आगे सी देखो, टेक एन अप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन सीरियल नंबर 4। तरह के अप्रोप्रिएट स्केल लेकर के, मतलब मार्जिंग स्केल लेकर के आप इस 4 वाला सीरियल नंबर 4 का डायग्राम बनाइए। एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब एम की वैल्यू पे बताना है क्या आएगा, और सीरियल नंबर 4 का डायग्राम भी बनाना है। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर 4 का डायग्राम बना लेते हैं। तो सीरियल नंबर 4 है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो। अच्छा देखो ध्यान से, इसको ऐसे बना दिया, मेरे साथ चलते रहो, देखते रहो। ये देखो ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है। तुम देखो क्या सही लेना, मतलब जितना डिस्टेंस ये लेना उतना डिस्टेंस ये लेना, स्केल से नाप लेना। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ये भी रहना चाहिए, अभी क्लियर बनेगा। तो 2 सेंटीमीटर ये भी रहेगा, 2 सेंटीमीटर ये भी रहेगा, सब बराबर रहना चाहिए। F2 है ये, 2F2 है। बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ तक, 2F2। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थर्ड वाले की। और देखो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान देना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, चौथे वाले बताना, ऑब्जेक्ट कितना रखना है, 20 -20 पे। तो हमारा ये फोकस कितना है, ये फोकस हमारा कितना है, 15 था। फोकस निकालना कि फोकस कितना है, 15 था। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 20 पे है, ऑब्जेक्ट 20 पे है फोर्थ वाला केस में। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, सी एफ के बीच में रहा होगा, मतलब F1 टू F1 के बीच में रहा होगा। कॉमन सेंस से बात है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यू की वैल्यू कितनी है, 20 है, और फोकल लेंथ कितना था, 15 था, हमने निकाल चुके हैं पहले ही से, मतलब फोकस लेंथ से दूर पर रखा गया है। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसका, ये ट्वाइस फोकस, ये 30 पे है, ये 30 पे है, ये भी हमको क्लियर बात है। तो अगर 20 पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, मतलब सीएफ के बीच में रखा गया, ये कंफर्म है। तो सीएफ के बीच में रखा गया, तो इमेज कहाँ बनता है, सी के पीछे बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ये बात तुम्हें मेन फॉर्मेशन में हमने बताया था, समझाया था, तुम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के समझाया था। तो डायग्राम बना लो, जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से निकल जाएगा, ठीक। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधे निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कट किया है, थोड़ा सा यहाँ पे कट कर दिया, बट कोई नहीं, कोई नहीं। तुम स्केल से करो, तुम्हारा एकदम सही बनेगा। तो डायग्राम कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। कैसा बना, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, ये बात समझ में आ रहा है, करा मैग्नीफाइड तो बन रहा है, मैग्निफिकेशन बता दो। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, लेंस है ना, लेंस का होता है वी बाई यू, लेंस का क्या होता है, वी बाई यू। तो वी कितना है, वी कितना है, वी देखो कितना है, 60। वी कितना है, 60, 60। पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिया जाएगा, उतना है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। यू कितना है, -20, यू कितना है, -20। तो देखो जीरो कैंसिल, 1 जा 3 जा, तो एम कितना आ गया, -3। माइनस बस ये शो कर रहा है, तुम तो लिखोगे कि एम के लिए तुम 3 ही दिखाओगे, बस माइनस ये शो कर रहा है कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। अगर तो -3 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, तो -3 लिखना। दोनों की ये बात समझ में आना चाहिए कि -3 क्यों आया, क्योंकि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो 25 क्वेश्चन बताया था, आज हमने लगभग लगभग 8-10 क्वेश्चन बता दिया। आज लगभग लगभग मिला के 32-35 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट तुम्हें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो 2 चैप्टर है, इसके इतने क्वेश्चन तो लगाने ही चाहिए। अगर आप जितना मैंने क्वेश्चन बताया है कल के वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में, आज पार्ट सेकंड में, अगर ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन से चीजों को समझते हो, समझ के खुद से करते हो, आंसर को मिलाते हो मेरे सोल्यूशन से, और देखते हो मैंने कहाँ गलतियां की है, तो तुम डेफिनेटली अच्छा फिजिक्स में करोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बने रहो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।